शहर के एक बड़े घर में सावित्री जी अपनी बीमारी के साथ दिन काट रही थी। उनके साथ उनका बेटा निखिल और बहू तनु रहते थे। सावित्री जी को सांस की तकलीफ रहती थी और बढ़ती उम्र के कारण उनकी याददाश्त भी थोड़ी कमज़ोर होने लगी थी। एक शाम घर पर तन्नू की कुछ खास सहेलियां आने वाली थी। तन्नू ने घर को सजाया था और खुद भी बहुत सज धज कर तैयार हुई थी। वह अपनी नई सैंडल पहनकर आईने के सामने खुद को निहार रही थी। तभी पास वाले कमरे से सावित्री जी के चिल्लाने की आवाज़ आई, बहू, ओ बहू, जरा इधर आना। सावित्री जी बार बार पुकार रही थी। तन्नू झुंझलाती हुई उनके कमरे में पहुंची। सावित्री जी ने कहा, बेटा, मेरी दवाई का समय हो गया है और अलमारी का ताला नहीं खुल रहा, जरा मदद कर दे। तन्नू को लगा कि सावित्री जी जानबूझकर उसकी महफिल खराब करना चाहती हैं। गुस्से और झुंझलाहट में आपा खोकर तन्नू ने हाथ में पकड़ी हुई सैंडल सीधे सावित्री जी के चेहरे पर दे मारी। सैंडल की चोट सावित्री जी के गाल पर लगी। वह सन्न रह गईं। उनके चेहरे पर दर्द से ज़्यादा उस अपमान की गहरी लकीरें खिंच गईं। तन्नू बिना कुछ बोले पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। रात को जब मेहमान चले गए तो तन्नू ने देखा कि उसका बेटा आरव कोने में बैठकर अपनी एक खिलौना गाड़ी को जोर जोर से अपनी चप्पल से पीट रहा है। तन्नू ने प्यार से पूछा, आरव बेटा, खिलौने को क्यों मार रहे हो? वह टूट जाएगा। आरव ने बड़े भोलेपन से अपनी माँ की ओर देखा और कहा, मम्मी, मैं देख रहा था कि सैंडल मारने से दादी चुप हो गई, तो क्या मेरा खिलौना भी चुपचाप काम करने लगेगा? जब आप बूढ़ी हो जाओगी तो क्या मुझे भी आपको चुप कराने के लिए सैंडल ही मारनी पड़ेंगी? आरव की उस छोटी सी बात ने तन्नू के भीतर जैसे कोई बिजली कौंधा दी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सास के चेहरे पर सैंडल नहीं मारी थी, बल्कि अपने आने वाले कल की तस्वीर लिखी थी। भागती हुई सावित्री जी के कमरे में गई। सावित्री जी अंधेरे में बैठी चुपचाप आंसू बहा रही थी। तन्नू उनके कदमों में बैठ गई और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। उस रात तन्नू ने समझ लिया कि घर के बड़े बुजुर्ग बोझ नहीं, बल्कि वह आशीर्वाद हैं जिनके बिना जीवन की नींव कमज़ोर हो जाती है। तन्नू के माफ़ी मांगने के बाद सावित्री जी ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन घर की फिजा में जो कड़वाहट घुल चुकी थी उसे पूरी तरह ख़त्म होने में वक्त लगने वाला था। तन्नू ने उस दिन के बाद खुद को पूरी तरह बदल लिया था। वह अब सावित्री जी की दवाइयों से लेकर उनके खान पान का खुद ख्याल रखती। लेकिन एक सुबह जब सावित्री जी के कुछ पुराने रिश्तेदार घर आए तो माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। निखिल की बुआ ने सावित्री जी के गाल पर उस हल्के नीले निशान को देख लिया जो सैंडल की चोट से बना था। उन्होंने हैरानी से पूछा, भाभी, यह चेहरे पर चोट कैसी? क्या आप गिर गई थी? सावित्री जी ने एक पल के लिए तन्नू की ओर देखा। तन्नू के हाथ कांपने लगे और उसकी नज़रें शर्म से झुक गईं। उसे लगा कि आज सबके सामने उसका सच खुल जाएगा और उसका गृहस्थ जीवन बिखर जाएगा। तभी सावित्री जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं जीजी, उम्र हो गई है ना, तो अंधेरे में अलमारी के कोने से टकरा गई थी। बहू ने तो बहुत मरहम लगाया, पर निशान जाने में वक्त लगता है। सावित्री जी का यह झूठ तन्नू के लिए सैंडल की मार से भी ज़्यादा गहरा प्रहार था। उन्होंने अपनी गरिमा और बहू की इज्जत बचाने के लिए खुद के
अपमान को पी लिया था। कुछ महीने बीते। अचानक एक दिन सावित्री जी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी याददाश्त पर असर पड़ रहा है और उन्हें अब 24 घंटे की देखभाल की ज़रूरत है। तन्नू के मायके वाले उसे समझाने आए। उसकी माँ ने कहा, तन्नू, इस हालत में इन्हें घर में रखना मुश्किल है। किसी अच्छे ओल्ड एज होम में क्यों नहीं भेज देती? आखिर तुम्हारी भी अपनी ज़िंदगी है। तन्नू ने अपनी माँ की ओर देखा और फिर पास खड़े अपने बेटे आरव को, जो गौर से सारी बातें सुन रहा था। तन्नू ने दृढ़ता से कहा, माँ, जब मैंने गलती की थी तब इन्होंने मुझे बहू नहीं बेटी मानकर समाज की नज़रों में गिरने से बचा लिया। आज अगर मैं इन्हें बोझ समझकर बाहर निकाल दूंगी तो आरव कल मुझे भी वही रास्ता दिखाएगा। अब इनकी सेवा ही मेरा सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सावित्री जी अस्पताल से ठीक होकर घर लौटी। अब वे अक्सर चीज़ें भूल जाती थी, लेकिन उन्हें बस एक बात याद रहती थी कि तन्नू उनकी अपनी बेटी है। एक शाम बालकनी में बैठकर तन्नू अपनी सास के बालों में तेल लगा रही थी। आरव पास ही बैठा उन्हें कहानी सुना रहा था। निखिल दरवाजे पर खड़ा होकर यह मंजर देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि सैंडल के उस एक प्रहार ने घर को लगभग तोड़ दिया था, लेकिन सावित्री जी के बड़प्पन और तन्नू के पश्चाताप ने इस घर को एक मंदिर बना दिया था। तन्नू ने अब समझ लिया था कि संस्कार सिखाए नहीं जाते, जिए जाते हैं। जो सम्मान वह आज सावित्री जी को दे रही थी, वही सम्मान वह अपने बुढ़ापे के लिए सुरक्षित कर रही थी। समय का पहिया और तेजी से घूमा। सावित्री जी की याददाश्त अब धुंधली हो चुकी थी, लेकिन घर में प्रेम की ज्योति उतनी ही प्रज्वलित थी। साल बीतते गए और आरव अब कॉलेज जाने लगा था। सावित्री जी अब पूरी तरह बिस्तर पर थी। कभी कभी वे पहचान भी नहीं पाती थी कि सामने खड़ी महिला उनकी बहू है या कोई और। वे अक्सर चिड़चिड़ी हो जाती और कभी कभी तो गुस्से में तन्नू पर हाथ भी उठा देती या उसे बुरा भला कहती। एक दिन जब तन्नू सावित्री जी को खाना खिला रही थी, सावित्री जी ने थाली झटक दी। गरम दाल तन्नू के हाथ पर गिर गई, जिससे उसका हाथ जल गया। तन्नू की माँ, जो उस समय वहाँ मौजूद थी, यह देखकर आग बबूला हो गई। उन्होंने कहा, तन्नू, बस बहुत हुआ। तूने अपनी पूरी जवानी इनकी सेवा में लगा दी और बदले में तुझे क्या मिला? कभी सैंडल का दाग छिपाया तो आज ये जलता हुआ हाथ। इन्हें अब किसी अस्पताल या आश्रम में छोड़ आना ही सही है। तन्नू ने अपना जलता हुआ हाथ ठंडे पानी के नीचे रखा और शांत स्वर में बोली, माँ, जब इन्होंने मेरा सैंडल वाला पाप अपने आंचल में छिपाया था, तब क्या उन्होंने बदले की सोची थी? आज जो वे कर रही हैं वह बीमार हैं, नफरत नहीं। और मेरा यह जला हुआ हाथ मेरे उस पुराने गुनाह की आग को ठंडा कर रहा है। आरव, जो दरवाजे के पीछे खड़ा यह सब सुन रहा था, उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए सम्मान और बढ़ गया। एक रात सावित्री जी की स्थिति बहुत गंभीर हो गई। घर के सभी लोग उनके बिस्तर के पास जमा थे। अचानक सावित्री जी की आंखों में एक चमक आई, जैसे उनकी याददाश्त कुछ पलों के लिए लौट आई हो। उन्होंने कांपते हुए हाथों से तन्नू को अपने पास बुलाया। तन्नू ने उनके हाथ थाम लिए।
सावित्री जी बहुत धीमी आवाज में बोली, बहू, उस दिन गाल पर लगी सैंडल ने मुझे चोट तो दी थी, पर तेरे आंसुओं ने मेरे सारे घाव भर दिए। तूने मुझे सास नहीं माँ का मान दिया। अब मैं चैन से जा सकती हूँ। इतना कहकर सावित्री जी ने अंतिम सांस ली। पूरा घर शोक में डूब गया, लेकिन तन्नू के मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने अपना कर्ज उतार दिया था। सावित्री जी के जाने के कुछ सालों बाद आरव की शादी तय हुई। जब आरव अपनी दुल्हन सिया को घर लेकर आया तो उसने अपनी पत्नी को सबसे पहले अपनी माँ के पास ले जाकर बैठाया। आरव ने सिया से कहा, सिया, इस घर की नींव ईंट पत्थरों से नहीं, माँ के त्याग और क्षमा से बनी है। यहाँ गलतियाँ होती हैं, पर उन्हें सुधारा जाता है। आज से मेरी माँ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारा गौरव है। तन्नू ने जब देखा कि उसकी बहू सिया उसके पैर छू रही है और आरव उसे वही सम्मान दे रहा है जो उसने सावित्री जी को दिया था, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सावित्री जी के जाने के बाद घर में एक खालीपन तो था, लेकिन तन्नू ने जो मर्यादा स्थापित की थी वह अब उस घर की परंपरा बन चुकी थी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। अब तन्नू खुद 60 साल की हो चुकी थी और आरव की पत्नी सिया घर की बागडोर संभाल रही थी। एक दिन घर की सफाई के दौरान सिया को स्टोर रूम के एक पुराने संदूक में वह पुरानी सैंडल मिली जिसे तन्नू ने बरसों पहले सावित्री जी पर फेंका था। उस सैंडल का रंग फीका पड़ चुका था, लेकिन वह आज भी उस कड़वे सच की गवाह थी। सिया उसे फेंकने वाली थी कि तभी तन्नू वहां पहुंच गई। उसने सिया का हाथ रोका और बड़े प्यार से कहा, इसे मत फेंकना बहू, इसे वही रहने दो। यह मुझे याद दिलाती है कि इंसान एक पल के गुस्से में क्या बन सकता है और पश्चाताप उसे क्या बना देता है। कुछ समय बाद नियति ने एक बार फिर करवट ली। तन्नू को घुटनों की गंभीर समस्या हो गई और वह भी बिस्तर पर आ गई। एक दिन आरव और सिया के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई। सिया पहले से ही काम के बोझ से तनाव में थी। उसी समय तन्नू ने कमरे से आवाज लगाई, सिया बेटा, जरा मेरी पट्टी बदल देना, बहुत दर्द हो रहा है। सिया के सब्र का बांध टूट गया। वह गुस्से में पैर पटकती हुई तन्नू के कमरे में गई और चिल्लाकर बोली, माँ जी, क्या सारा दिन पट्टी पट्टी लगा रखा है? मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। गुस्से के आवाज़ में सिया ने पास पड़ा एक भारी सामान उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तन्नू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपना वह पुराना दिन याद आ गया जब उसने सावित्री जी पर सैंडल उठाई थी। उसे लगा कि आज इतिहास खुद को दोहराएगा, लेकिन तभी आरव कमरे में दाखिल हुआ। उसने सिया का हाथ पकड़ा और उसे पास के शीशे के सामने खड़ा कर दिया। आरव ने शांत स्वर में कहा, सिया, जो तुम आज करने जा रही हो वह सिर्फ माँ को चोट नहीं पहुँचाएगा, बल्कि हमारे आने वाले कल को भी खत्म कर देगा। याद है माँ ने क्या कहा था? यह घर प्यार और बर्दाश्त से बना है। सिया ने शीशे में अपना चेहरा देखा। उसे अपनी सास की वह पुरानी सैंडल वाली कहानी याद आई जो आरव ने उसे शादी के वक्त सुनाई थी। सिया का हाथ कांपने लगा और उसने हाथ में पकड़ा सामान नीचे रख दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी और तन्नू के गले लग गई।
सिया ने सिसकते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं उस रास्ते पर बढ़ रही थी जो सिर्फ तबाही की ओर जाता है। आपने सहकर इस घर को बनाया है, मैं इसे तोड़ना नहीं चाहती। तन्नू ने सिया का सिर सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक बार दरार पड़ जाए तो जुड़ना मुश्किल होता है। मैंने जो गलती की थी उसकी सज़ा मैंने सालों तक खुद को दी। मैं खुश हूँ कि तुमने समय रहते खुद को संभाल लिया। उस दिन के बाद उस घर में फिर कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं हुई। तन्नू ने देखा कि आरव और सिया अपने बच्चों को भी वही प्रेम और धैर्य सिखा रहे थे। वह सैंडल जो कभी नफरत और अहंकार का प्रतीक थी, अब एक स्मारक बन चुकी थी। इस बात का प्रमाण कि इंसान अपनी गलतियों से ऊपर उठ सकता है। तन्नू ने बिस्तर पर लेटे लेटे खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देखा। उसे लगा जैसे सावित्री जी आसमान से उसे देखकर मुस्कुरा रही हैं। उसने अपनी आँखों के सामने एक चक्र पूरा होते देखा था। नफरत से शुरू हुआ सफ़र सेवा और क्षमा के रास्ते होते हुए अंततः पूर्ण शांति और संस्कार पर जाकर समाप्त हुआ। तन्नू अब काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी। उसकी आँखों की रोशनी कम हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति रहती थी। एक दिन आरव का बेटा यानी तन्नू का पोता अभय अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए पुराने सामान की तलाश कर रहा था। उसे वही पुरानी धूल से सनी सैंडल मिली जो स्टोर रूम के कोने में एक कांच के बक्से में सहेज कर रखी गई थी। अभय ने हैरान होकर पूछा, दादी माँ, आपने इस फटी पुरानी सैंडल को सजा कर क्यों रखा है? या तो बेकार है। तन्नू ने पोते को पास बुलाया और उसका हाथ अपने कांपते हाथों में लेकर कहा, बेटा, यह बेकार नहीं, यह इस घर का सबसे कीमती आईना है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान का गुस्सा उसे जानवर बना देता है, लेकिन उसकी सहनशीलता उसे इंसान बनाए रखती है। उसी शाम घर में एक बड़ा फैसला होना था। आरव को विदेश में एक बहुत बड़ी नौकरी का ऑफर मिला था। सिया और आरव बहुत खुश थे, लेकिन एक समस्या थी, तन्नू की गिरती सेहत। वे उसे साथ नहीं ले जा सकते थे क्योंकि वहाँ की ठंड और सफ़र तन्नू के लिए जानलेवा हो सकता था। तन्नू के भाई ने सलाह दी, देखो आरव, कैरियर बार बार नहीं आता। तन्नू को कुछ समय के लिए किसी अच्छे केयर सेंटर में रख दो, वहाँ नर्सें 24 घंटे देखभाल करेंगी। आरव और सिया एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी सिया उठी और उसने उस कांच के बक्से को उठाकर मेज पर रख दिया जिसमें वह सैंडल थी। सिया ने दृढ़ता से कहा, नहीं, जिस दिन मैंने इस सैंडल का इतिहास सुना था उसी दिन तय कर लिया था कि इस घर की बुजुर्ग दीवारें कभी सूनी नहीं होंगी। आरव, आप अकेले जाइए या हम यह मौका छोड़ देंगे, लेकिन माँ जी इस घर की चौखट के बाहर कदम नहीं रखेंगी। तन्नू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते स्वर में कहा, बहू, मेरे कारण अपना भविष्य मत बिगाड़ो। आरव ने आगे बढ़कर अपनी माँ के पैर छुए और बोला, माँ, आपने दादी की सेवा करके मुझे जो भविष्य दिया है वह किसी भी विदेशी नौकरी से बड़ा है। अगर मैं आपको छोड़ कर गया तो कल अभय मुझे छोड़कर चला जाएगा। संस्कार ही हमारी असली दौलत है। आरव ने वह बड़ी नौकरी ठुकरा दी और अपने ही शहर में छोटा व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों बाद एक शांतिपूर्ण सुबह तन्नू ने अपनी आंखें मूंद ली। उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी।
वही मुस्कान जो बरसों पहले सावित्री जी के चेहरे पर थी। तन्नू की अंतिम विदाई में पूरा शहर उमड़ पड़ा। लोगों ने देखा कि कैसे एक बहू अपनी सास की अर्थी को कंधा देने के लिए आगे बढ़ी। यह उस शहर के लिए एक मिसाल थी। तन्नू के जाने के बाद आरव ने उस पुरानी सैंडल को गंगा में प्रवाहित कर दिया। अब उस सबक की याद के लिए किसी वस्त्र की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह सबक अब आरव, सिया और अभय के खून में समा चुका था। उस घर की दीवारों पर अब नफरत की कोई दरार नहीं थी। तन्नू के जाने के बाद कहानी अब अभय की पीढ़ी में प्रवेश करती है। यह भाग दिखाता है कि कैसे एक काली घटना अंततः एक परिवार का संस्कार कवच बन गई। अभय अब बड़ा हो चुका था और उसकी शादी काव्या से हुई थी। काव्या एक संपन्न और आधुनिक परिवार से आई थी। घर में अब ना तो सावित्री जी थी, ना तन्नू। आरव और सिया अब घर के बुजुर्ग बन चुके थे। सिया की सेहत अब ढलने लगी थी। उसे भूलने की बीमारी के लक्षण दिखने लगे थे। वह अक्सर एक ही बात बार बार पूछती या कभी कभी गुस्से में चीज़ें फेंक देती। एक दिन दोपहर के खाने पर सिया ने काव्य द्वारा बनाई गई सब्जी चखी और उसे बेस्वाद कहकर पूरी थाली जमीन पर पटक दी। काव्या, जो ऑफिस के काम के तनाव में थी, अपना आपा खो बैठी। उसने रसोई से एक बेलन उठाया और गुस्से में सिया की ओर बढ़ी। जैसे ही काव्या का हाथ उठा, अभय ने शांति से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस काव्या को ड्राइंग रूम में ले गया। वहाँ दीवार पर तन्नू की एक बड़ी तस्वीर लगी थी, जिसके नीचे पीतल की एक छोटी सी प्लेट पर वही पुरानी सैंडल का चित्र गुदा हुआ था। अभय ने धीमी आवाज में कहा, काव्या, इस तस्वीर के पीछे एक लहू से सनी कहानी है। मेरी दादी ने एक बार अपनी सास पर सैंडल उठाई थी। उस एक पल में गुस्से ने उन्हें पूरी जिंदगी पश्चाताप की आग में जलाया। क्या तुम भी वही आग इस घर में फिर से सुलगाना चाहती हो? काव्या का हाथ कांपने लगा। उसने उस सैंडल के निशान को देखा और फिर अपनी सास सिया के मासूम भ्रमित चेहरे को। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आरव और सिया के बुढ़ापे को सुखद बनाने के लिए अभय और काव्या ने अपने घर का नाम संस्कार कुटीर रखा। उन्होंने तय किया कि वे अपने कैरियर के लिए घर की शांति का बलिदान नहीं देंगे। एक शाम काव्या अपनी सास सिया के पैर दबा रही थी। सिया ने धुंधली यादों के बीच काव्या का हाथ चूमा और कहा, बहू, तुम बिल्कुल मेरी माँ जैसी हो। उन्होंने भी मेरी बहुत सेवा की थी। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि सेवा का फल सेवा ही होता है। जो सम्मान तन्नू ने सावित्री जी को दिया, वही सिया को मिला और अब वही सिया के माध्यम से काव्या तक पहुंच रहा था। सालों बाद जब आरव और सिया भी अपनी जीवन यात्रा पूरी कर शांत हो गए, तो अभय ने अपने बच्चों को बुलाकर कहा, बच्चों, इस घर की नींव में एक अपमान छिपा था, जिसे क्षमा और सेवा से ढका गया। याद रखना, बुजुर्गों का शरीर कमजोर हो सकता है, पर उनका आशीर्वाद घर की छत होता है। अगर तुम उस छत को गिराओगे तो बारिश और धूप से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। वह घर जो कभी एक बहू की नफरत और सास के अपमान की गवाह बना था, अब पूरे शहर के लिए आदर्श परिवार का प्रतीक बन गया। वह सैंडल जो कभी हथियार बनी थी, अब एक बोझ बन चुकी थी। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा।
आरव और सिया के जाने के बाद अब अभय और काव्या घर के बुजुर्ग बन चुके थे। अभय के बाल चांदी जैसे सफ़ेद हो गए थे और काव्या के चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें उभर आई थी, जो उसके अनुभव और धैर्य की गवाह थी। अब जमाना बदल चुका था। अभय का बेटा नितिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी पत्नी प्रिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। घर में अब स्मार्ट गैजेट्स, रोबोटिक क्लीनर और हाईटेक सुविधाओं की भरमार थी, लेकिन उस घर के एक कोने में आज भी वह कांच का बक्सा रखा था, जिसमें वह पुरानी कहानी और संस्कार की यादें कैद थी। प्रिया अक्सर अपने वीडियो में हैप्पी फैमिली और मॉडर्न लाइफ स्टाइल के टिप्स देती थी, लेकिन एक दिन काव्या को भूलने की बीमारी के कारण कुछ परेशानी हुई। उन्होंने रसोई में रखा प्रिया का कीमती कैमरा गलती से पानी में डाल दिया। प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह कैमरा उसके लाखों के प्रोजेक्ट का हिस्सा था। गुस्से में पागल होकर प्रिया ने अपनी डिजाइनर सैंडल उतारी और ज़मीन पर दे मारी। वह काव्या की ओर चिल्लाई, माँ जी, आपको समझ नहीं आता, आपने मेरा कैरियर बर्बाद कर दिया। काव्या डर कर सहम गई। उनके चेहरे पर वही पुराना खौफ आ गया जो कभी सावित्री जी के चेहरे पर रहा होगा। नितिन कमरे में आया। उसने देखा कि प्रिया गुस्से में कांप रही थी और माँ रो रही है। नितिन ने कुछ नहीं कहा, बस पास रखे उस पुराने कांच के बक्से को उठाया और प्रिया के सामने लाकर रख दिया। उसने शांति से कहा, प्रिया, इस घर का इतिहास सैंडल से शुरू हुआ था। एक सैंडल जो नफरत में फेंकी गई थी और जिसने 3 पीढ़ियों तक पश्चाताप की आग जलाई। नितिन ने आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ थामा और बोला, कैमरा बाजार में मिल जाएगा प्रिया, लेकिन जो सम्मान एक बार टूट गया उसे जोड़ने में सदियाँ लग जाएंगी। प्रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि वह दुनिया के रिश्ते निभाने की सलाह देती है और खुद अपने ही घर में फेल हो रही थी। उसने उसी रात अपने सोशल मीडिया पर एक लाइव वीडियो किया। उसने कैमरे के सामने वह पुरानी सैंडल रखी और दुनिया को बताया, आज मैंने जाना कि सफलता महंगे कैमरों या फॉलोअर्स में नहीं, बल्कि अपने बुजुर्गों की आंखों की शांति में है। मेरे घर की इस सैंडल ने मुझे सिखाया कि गुस्सा सिर्फ नुकसान करता है, जबकि क्षमा वंश बढ़ाती है। सालों बाद जब अभय और काव्या का अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने पोते पोतियों को अपने पास बुलाया। अभय ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, इस घर की दीवारें ईंटों से नहीं, एक बहू के पश्चाताप और एक सास की क्षमा से खड़ी है। इस सैंडल को कभी फेंकना मत, यह तुम्हें रास्ता भटकने से बचाएगी। नितिन और प्रिया ने अपने बच्चों को वही संस्कार दिए। वह घर अब एक म्यूजियम जैसा बन गया था। लोग जहाँ रिश्तों की पाठशाला सीखने आते थे, वह सैंडल जिसने कभी एक बीमार माँ का अपमान किया था, अब एक पवित्र प्रतीक बन चुकी थी। कहानी ने साबित कर दिया कि बुराई को अगर समय पर संस्कार से ढक दिया जाए तो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद बन जाती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।